आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहा हूँ जहाँ पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ना इस बात के प्रमाण की आवश्यकता है कि दक्षिण भारत स्थित धनुषकोडी असल में एक छिपी हुई अनछुई प्राकृतिक संपदा है, जिसकी एक झलक पाना भी अपने आप में एक ज़िंदगी जीने भर जैसा एहसास देता है। जी हाँ, मैं आपको ले चल रहा हूँ धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ मैं अपने मित्र के साथ इसी वर्ष 5 जनवरी को आया था। हम लोग का वास्तव में प्रोग्राम तो था कि हम लोग कन्याकुमारी और मदुरई ही जाएं, लेकिन भोलेनाथ की इच्छा थी कि हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँच गए। कुछ अजीब सी घटनाएं घटी जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये धनुषकोडी एक अनछुई प्राकृतिक संपदा है। एक अजीब सी आपको अनुभूति देता है। बेशक यहाँ की जलवायु और भौगोलिक स्थिति की वजह से आज यहाँ बहुत सारे लोग नहीं रहते, यहाँ पे सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सैलानियों और रोमांच पसंद पर्यटकों के बीच ये जगह आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप के पास स्थित ये जगह सन 1964 में आए एक विनाशकारी तूफान में बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। तब से लेकर ये आज तक एक निर्जन टापू, आप देख सकते हैं मेरे रोड के दोनों तरफ समुद्र चल रहा है और कोई भी आबादी नहीं दिख रही है आपको। ये एक निर्जन और बियाबान टापू है। यहाँ पर बर्बादी के चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। ये जानना भी अपने आप में एक बेहद रोचक हो सकता है कि पंबन द्वीप के बिल्कुल सिरे पर स्थित धनुषकोडी पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। भूमि पर स्थित महज 45 मीटर लंबा भारत और श्रीलंका के बीच ये विश्व का सबसे छोटा बॉर्डर है। पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित धनुषकोडी का पौराणिक विवरण रोचकताओं से भरा पड़ा है। ये जानना भी अपने आप में बेहद रोचक है कि इस स्थान का आरंभ और अंत धनुष से हुआ था, और यहाँ धनुष से अर्थ भगवान श्री राम है। श्री राम का वानर सेना के साथ लंका जाना, माँ सीता की रक्षा करना और रावण राक्षस का वध करके वापस लौटना, ये सभी विवरण हमें महाकाव्य रामायण में विधिवत ढंग से मिल जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि सीता जी की खोज में जब राम समस्त पृथ्वी को छानते हुए लंका जाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, तो उनके सामने जो आप देख रहे हैं इस समय मेरे सामने, ये जो टूटा सा खंडहर दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में ये रेलवे स्टेशन है जो कभी यहाँ पर पर्यटन दृष्टि से हब हुआ करता था। लेकिन कुछ समय ऐसा बदला कि इस स्थान से कोई भी अब यहाँ नहीं रहता और ये एक चक्रवात में सब नष्ट हो गया था। कुछ दुकानें हैं यहाँ पर जो कि शाम के समय 5 बजे के बाद या 5 से 6 के बीच में बिल्कुल निर्जन हो जाता है। यहाँ सारे लोग चले जाते हैं यहाँ पे। खैर, जब भगवान श्री राम संपूर्ण पृथ्वी को छानते हुए लंका जाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, तो उनके सामने अथाह महासागर था, जिसे सेना सहित पार करने के लिए उस पर पुल बनाना सुनिश्चित किया गया। और इसी प्रक्रिया के दौरान इस स्थान को आरंभ स्थल के रूप में श्री राम जी के द्वारा चिन्हित किया गया। कहा जाता है कि लंका तक जाने के लिए पुल के निर्माण हेतु श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से इस स्थान को चिन्हित किया था, और फिर लंका पर विजय प्राप्ति के बाद उन्होंने विभीषण के अनुरोध पर ही अपने धनुष के एक सिरे से इस पुल, जो यहाँ पर वानरों की सहायता से श्री राम ने पुल का निर्माण किया था, उसको ध्वस्त कर दिया। इसीलिए इस स्थान को धनुषकोडी कहा जाता है। अब बात करते हैं सन 1964 के अंतिम माह के तीसरे सप्ताह के अंत तक सब यहाँ ठीक ठाक सामान्य ढंग से चल रहा था। करीब 5 दशक पहले दक्षिण भारत के व्यस्त समुद्री तटों में शुमार इस स्थान पर खूब चहल पहल और गहमा गहमी से लगी रहती थी।
रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन, यहाँ लोगों की ज़रूरत के लिए हर वो चीज़ उपलब्ध थी जो लगभग हर शहरों में मुहैया करवाई जाती है। लेकिन दिसंबर की सर्दियों में महीने के चौथे सप्ताह के पहले दिन यानी 21 तारीख को यहाँ आए एक भीषण चक्रवात तूफान ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। देखते ही देखते 20 फुट ऊंची समुद्री लहरों ने तबाही मचा दी और हंसते खेलते शहर को अपने आगोश में ले लिया। विनाश के बाद सरकार ने इसे एक निर्जन टापू घोषित कर दिया। अब यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बावजूद इसके इतिहास और पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों और लोगों के लिए ये जगह समय समय के साथ एक रुचिकर स्थल के रूप में विकसित होती जा रही है। मैं और मेरे मित्र अनूप अग्रवाल जी, हम लोगों ने एक ऑटो पकड़ा और रामेश्वरम से ऑटो लेकर के धनुषकोडी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि आते आते पहले इच्छा थी कि प्रभु भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन किए जाएं, परंतु हम लोगों ने पहले सोचा कि पहले साइट सीन और धनुषकोडी घूम लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भगवान राम के दर्शन सुबह करेंगे। शिव जी के दर्शन। ये देख रहे हैं ना, ये अथाह महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों का संगम है। बस हम लोग का गंतव्य ये, इसके आगे भारत की सीमा समाप्त होती है। ये जो आप देख रहे हैं सामने मीनार, जिस पे अशोक चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहाना पूरी तरह प्रतिबंधित है क्योंकि यहाँ पर लहरें, जगह जगह बोर्ड लगा रखा है स्थानीय प्रशासन ने, यहाँ पर नहाना किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं हो सकता। ये देखिए, इस बोर्ड पे साफ लिखा हुआ है कि यहाँ नहाना डेंजरस है और समुद्र की लहरें वास्तव में एक निषिद्ध इलाका है। ये एक खतरनाक समुद्री इलाका है, यहाँ पर जान माल की क्षति भी हो सकती है, इसलिए कृपया घूमें और वापस चले जाएं यहाँ से। इसके पहले जब लोग सन 2019 में यहाँ पे आए थे तो कुछ परिवर्तन सा लगा मुझे। शायद हो सकता है ज्वार भाटा होने के नाते या कुछ भी, जो किनारे किनारे आप बाउंड्री वाल देखेंगे अभी, ये देखिए वही अशोक स्तंभ है जिसे उन मृतकों की याद में ही बनाया गया था जो इस चक्रवात में मारे गए थे। लेकिन इस बार मैं गया 2 साल के बाद तो मुझे काफ़ी परिवर्तन लगा। जहाँ पर ये समुद्र लहरें, इतनी भीषण समुद्र के लहरें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर सिर्फ रेत थी और हम लोग थोड़ा सा नीचे उतर के उस रेत में काफ़ी दूर तक अंदर गए थे। उसके बाद समुद्र था जो एकदम शांत था। लेकिन आज तो बिल्कुल स्थिति बदली हुई दिखाई दे रही है। लहरें, उफान, तेज़ समुद्र लहरें दिखाई दे रही हैं जो कि डर सा लग रहा है। किनारे किनारे पत्थर भी डाल दिए गए हैं, उसमें पत्थर वगैरह नहीं था जिससे चट्टान की वजह से मिट्टी ना कट पाए, इसलिए शायद प्रशासन ने पत्थर डालने की व्यवस्था की। यहाँ पे कुछ लोग भारत सीमा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या झंडा लगाया गया? झंडा इंडिया का लास्ट पॉइंट मत नीलू तरवाता मट्टी मट्टी के पैना 4 కొండల చంద్ర డౌన్ గణసా శ్రీలంక का स्टार्टिंग अलग अलग गणसा ఇది రామర్ పండుల శివన్ గుడికి పూజ பண்ணாடா రామర్ சேது இதுக்கு கீழ தான் ராமர் பாலம் ஸ்டார்டிங் கூகுள் மேப்ல பார்க்கறோம்ல புள்ளி அந்த புள்ளி தான் அது கொடி மேல இருக்கு சொல்லுங்க அதுக்கு அடுத்து கடல் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது மணல் இந்த பிளாக் படி இல்ல 2004ல சேது கல் வச்சிட்டாங்க கப்பல் போக தோண்டாங்கல்ல அந்த இடம் இதான் அப்பதானே ராமர் பாலம் இருக்க கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்து கடல் அதுக்கு அடுத்து மூணாவது மணல்ல பாருங்க தடுப்பட்டி மலைகளை சென்ட்ரா டவர் காட்டி। वैसे तो आप यहाँ गर्मियों में आ सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, अगर ये सामने जो आप चट्टान के सामने जो सूखी हुई ज़मीन दिखाई दे रही है, यही है राम सेतु, जिसे भगवान राम ने वानरों की सहायता से बनाया था। कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है और कुछ हिस्सा, ये देखिए बिल्कुल पानी का 2 रूप, ये बिल्कुल संगम स्थल है और यहाँ पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता दिख रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही है वो आदम ब्रिज, वो यही है वो सेतु। कुछ हिस्सा
पा, पानी के ऊपर है, बाकी सब पानी के नीचे चला गया है। आज भी इसके ध्वंसावशेष श्रीलंका यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका का मन्नार इलाका यहाँ से केवल 18 किलोमीटर दूर है। मछुआरे चले जाते हैं मछलियाँ पकड़ते पकड़ते, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं, पहले ये हब केंद्र था। वैसे तो आप यहाँ पर गर्मियों में आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर और फरवरी के बीच में ठंड जब उत्तर भारत में पड़ती है तो यहाँ आने का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी गर्मी हल्की होती है। हालांकि गर्मी है, लेकिन फिर भी आप धूप में घूम सकते हैं। ये देखिए, मैं उसी स्थान को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मदुरई हवाई अड्डा धनुषकोटी से सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। इसके अलावा तो टुकड़ी एयरपोर्ट द्वारा भी धनुषकोटी पहुँचा जा सकता है। हालांकि ये दोनों ही हवाई अड्डे यहाँ से काफ़ी दूर हैं, इसलिए उड़ान द्वारा धनुषकोटी पहुँचना फिर आपको सड़क मार्ग का सहारा लेना ही पड़ेगा। मदुरई से करीब 170 किलोमीटर रामेश्वरम है। वहाँ से रामेश्वरम से करीब तकरीबन 20 किलोमीटर आपको धनुषकोडी आना होगा, तभी आप इस स्थान पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर किनारे किनारे तमाम फल बेचने वाले, तमाम समुद्री रत्न इत्यादि सब बेच रहे हैं। रेलवे से आने के लिए भी निकटतम रेलवे स्टेशन यहाँ का रामेश्वरम है। वैसे तो रामेश्वरम आने के लिए ट्रेनें कम हैं, लेकिन अगर आप सबसे अच्छी तक कनेक्टिविटी आपको मदुरई तक मिल जाएगी। मदुरई से अगर आपको रामेश्वरम के लिए ट्रेन मिलती है तो मिलती है, नहीं तो वहाँ से तकरीबन 170 किलोमीटर रोडवेज की बसें, प्राइवेट कैब्स, तमाम दूसरे साधनों से भी आप यहाँ पर 3 से 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। रामेश्वरम आकर भगवान शिव जी के दर्शन कीजिए, और भी अन्य तीर्थ स्थल इस तमाम चीज़ें संबंधित हैं जिसको आप देखें, और इस धनुषकोडी जो भारत का अंतिम बॉर्डर है, यहाँ पर आप आएँ और इस स्थान के इस सारे खूबसूरती को निहारें। यहाँ बैठ कर के समुद्र की प्राकृतिक छटा तो है ही है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चलती है। आपको ऐसा एहसास होगा कि हम भारत के अंतिम कोने पर, इसके आगे भारत समाप्त है, भारत की सीमा समाप्त है। आप नक्शे में अगर आप देखें तो ये देखिए समुद्र की लहरें कितनी उफान पर है, जो कि देखते हुए डर भी लग रहा है। और यहाँ नहाने को कौन कहे। जब मैं पिछली बार आया था तो मैं अपने 2 मित्रों के साथ में आया था, उनकी फैमिली भी साथ में थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी, मेरे बेटे ने काफ़ी नहाया, एंजॉय किया। लेकिन अब वो संभव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ज्वार भाटा, उस वक्त भाटा रहा होगा, इस वक्त ज्वार है। शायद इसलिए, या हो सकता है भौगोलिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हों, इसकी वजह से काफ़ी परिवर्तन हो गया हो। दूर दूर तक केवल पानी ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सामने आप देख रहे हैं ना, सूखा सूखा हिस्सा, वही आदम सेतु या भगवान द्वारा स्थापित ब्रिज है, जो समुद्र के नीचे भी अभी भी उस जगह समुद्र काफ़ी, स्थानीय लोगों से जानकारी करने पता चला कि समुद्र काफ़ी छिछला है वहाँ पे, और लहरें भी बहुत शांत हैं। बहुत बड़ी बड़ी लहरें नहीं आती हैं, जैसे समुद्र की आम लहरें होती हैं उस तरह की लहरें नहीं आती, बहुत ही शांत है। और इसी तरह हम लोग श्रीलंका क्या दिखा रहे हैं? इंडिया श्रीलंका बॉर्डर जगह दिखा कितना 20 अरुणाचल प्रदेश की गाड़ी यहाँ पे आई है। अगर आप समुद्र किनारे बैठे शाम बिताना चाहते हैं, या आपको प्रकृति से प्यार है, तो आप इस स्थान पर एक बार अवश्य आएँ। आपको यदि रामेश्वरम आ रहे हैं तो धनुषकोडी अगर आप नहीं देखेंगे तो आपने कुछ नहीं देखा। समुद्र के किनारे इस तरह बैठना, समुद्र को निहारना एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। उफान मारती लहरें
और प्रकृति की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाने के लिए आपको, जब आप यहाँ पर आएंगे तो वो उस बातों को, उस एहसास को मैं शब्दों में नहीं बता सकता, आपको खुद ही यहाँ पर आकर अनुभव होगा। तमाम पर्यटक अपने अपने मोबाइल कैमरों में हम लोग बिल्कुल इन क्षणों को कैद करते हुए आप देख सकते हैं। नहीं तो नीचे बढ़ गया है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आज तो बहुत भीड़ है। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने सीता माता को रावण के बंधन से, रावण के कैसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर समुद्र देवता द्वारा बताए गए मार्ग पर एक पुल का निर्माण किया था वानरों की सहायता से, जिसमें नल और नील दो ऐसे वानर थे जिनको वहाँ से ये वरदान था कि वो जिस चीज़ को भी उठाकर पानी में फेंक देंगे वो तैरने लगेगा। वरदान या श्राप, क्योंकि सुनने में आया है कि वो बहुत शरारती थे, उनको ऋषियों का श्राप था कि वो जिस चीज़ को उठाकर वो ऋषियों का सामान उठा के फेंक दिया करते थे। इसलिए शायद ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दिया था कि आप जिस भी चीज़ को उठाकर फेंक देंगे वो चीज़ डूबेगी नहीं, वो तैरती रहेगी। वही श्राप यहाँ पर प्रभु राम के सेवा में वरदान के रूप में काम आया और उन्होंने हर पत्थर के ऊपर जब राम राम लिख करके उसको फेंका, वो पत्थर डूबा नहीं और उसी से एक सेतु का निर्माण किया गया यहाँ से लंका तक। ये देखिए वो संगम स्थल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नीले रंग का और सफ़ेद रंग का। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों का मिलना, दोनों का संगम स्थल एक अजीब सा संयोग है, एक अजीब सी अनुभूति होती है इस जगह देख करके। दो सागरों के संगम की स्थिति दोनों के पानी का बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दोनों सागरों का जल बिल्कुल अलग अलग है। हम लोग भी यहाँ आकर इन पत्थरों पे घूमते रहे, इधर उधर जाते रहे और फ़ोटो भी खिंचाते रहे। बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन तकलीफ़ इस बात की थी कि हम लोग नीचे उतर नहीं सकते थे। सिर्फ इन्हीं पत्थरों पे घूमते रहे। नीचे अथाह जलराशि थी, सागर की लहरें थी जो कि हिलोरे मारता हुआ समुद्र था। बस केवल हम लोग सीमित इसी गोलाई पर घेरते। जब हम लोग पिछली बार आए थे तो ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं किनारे किनारे बनी हुई, ये भी नहीं थी इस तरह की। ये भी इन 2 सालों के बीच में बनाई गई है, एक सीमा तय कर दी गई है। निकलते इधर से। आगे से थोड़ा सा खुला रास्ता था, वहाँ से हम लोग घूम करके इस तरफ आए हैं। धनुषकोडी का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। जब हम लोग पिछली बार आए थे तो वास्तव में इस स्थान से मन नहीं भर रहा। सोच रहा था, मन ऐसा कर रहा था कि इस खूबसूरती को, इस नीले आसमान के नीचे फैले हुए नीले नीले समुद्र को अपनी आँखों में, अपने कैमरे में जितना भी हो सके कैद कर लें और यूट्यूब के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुँचाने का, इस दिव्य स्थान को पहुँचाने का ये प्रयास है। अच्छा, कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का संगम है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर 2 समुद्र मिलते हुए दिख रहे हैं। इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। मौसम भी काफ़ी अच्छा, हालांकि धूप तेज़ लग रही है, लेकिन जब हम लोग पिछली बार आए थे जून के महीने में तो यहाँ बहुत गर्मी थी, गाड़ी छोड़ के बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कम से कम धूप में आप घूम सकते हैं। पर्यटक इन तमाम खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरों में, अपने नज़रों में उतारते हुए, स्थानीय प्रशासन द्वारा यहाँ पर 5 या 6 बजे के बाद कोई रह नहीं सकता, इसलिए आप कोई परमानेंट दुकानें यहाँ पे नहीं पाएंगे। सब ऐसे ही है, सब खोमचे वाले या ठेले वाले ही खड़े हैं जो बेच रहे हैं सामान। और इसके पश्चात
शाम होते ही यह स्थान पूरी तरह निर्जन हो जाता है, खाली हो जाता है। इस स्थान पर हम लोगों ने बैठ के ये अपना काम कीजिए, पोस्ट क्या दे रहे हैं? यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने की कोशिश किया कि जितना हो सके उसे कवर कर लें। भारत का अंतिम सीमा, यह स्तंभ, यहाँ पर दिन के वक्त तो बहुत लोग घूमने आते हैं, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, हो गया। लेकिन रात होने से पहले स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस स्थान को खाली करवा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। कुछ लोग इसे हॉन्टेड प्लेस ही बताते हैं, पता नहीं वो सही है गलत है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, पूरी एक रेल समुद्र में समा गई थी। यहाँ पर पहले कभी रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, चर्च, होटल, पोस्ट ऑफिस सब बने हुए थे, लेकिन साल 1964 में जब ये चक्रवात आया था तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ समुद्र के ऊपर इसी स्थान पर भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण भी शुरू किया था। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने हनुमान को एक पुल के निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। धनुषकोडी में भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित कई तरह के मंदिर आज भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वो स्थान भी है जहाँ पर भगवान राम ने समुद्र देव के जल से विभीषण का राजतिलक भी किया था। ये आप देख रहे हैं धनुषकोडी, भारत की अंतिम सीमा। यहाँ का गहरा नीला पानी इतना साफ है कि आप इसकी गहराई में विचरण करती हुई मछलियों को भी देख सकते हैं। बेशक यही वो पल होता है जब सबकी सांसें से रुक जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, ये विशाल सागर लहरें मारता हुआ, माँ सीता द्वारा निर्मित एवं स्थापित शिवलिंगम की पूजा अर्चना भगवान द्वारा यहीं पे की गई थी। इन लहरों को हिलोरे मारते हुए देखने का सुख अपना अलग ही है। कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो 2 दिन का समय लेके आएँ। आप 2 दिन में पूरा रामेश्वरम और उसके आसपास की स्थान देखने वाली दर्शनीय जगह और धनुषकोडी, ये सब 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। बहुत महंगा भी नहीं है, यहाँ पर तमाम होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, और भी मंदिर की तरफ से भी कुछ धर्मशालाएं हैं, कुछ रहने के आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये स्थान अब मैं क्या कहूँ, भारत अपना विविधताओं का देश है। अलग अलग मौसम और तापमान के कारण यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, कहीं कलकल बहती नदी तो कहीं सूखे रेगिस्तान,
यही कारण है कि हमारे देश को नेचुरल ब्यूटी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है। भारत में जाने कितनी देखी अनदेखी खूबसूरत जगहें हैं जहां एक बार आने के बाद यहां से वापस जाने का मन नहीं करता। देश की इसी नेचुरल ब्यूटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पेज भारत की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं, जिन्हें देखकर आपका मन बस तुरंत वहां पहुंचने के लिए टिकट बुक कराने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें से ऐसी ही एक जगह पर आप हैं, धनुषकोडी। यही है धनुषकोडी, श्रीलंका के बीच की अकेली स्थलीय सीमा जिसकी लंबाई सिर्फ 50 गज है। ये दुनिया की सबसे छोटी जगहों में से एक है। यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर दूर है। ये भारत भूमि का अंतिम सिरा है। एक तरफ पल्क स्टेट और दूसरी तरफ मुन्नार की खाड़ी के साथ यहाँ नीले और सफ़ेद पानी के अलग अलग रंगों को आप मिलते हुए मिश्रण होते हुए देख सकते हैं। यदि ड्रोन कैमरे से आप देखें, ऊपर से देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि नीले नीले समंदर के बीच में जैसे कोई गिटार रखा हो। क्या यहाँ पर आने से पहले हम लोग का, सच बताऊँ तो यहाँ पे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। सोच रहे थे कि यहाँ पर एक बार आ चुके हैं। ये बात और थी कि हम लोग जब पहली बार आए थे तो शायद भोलेनाथ जी के, रामेश्वरम भगवान के सही से दर्शन नहीं हो पाए थे, क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं थी और हम लोगों ने सामान्य लाइन में लग करके ही भोलेनाथ के दर्शन किए थे। हालांकि जब मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा हुआ था और वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ था कि जलाभिषेक का इतना स्पेशल दर्शन करने के लिए अगर आप कुछ व्यवस्था करें तो आपको स्पेशल दर्शन हो जाएगा। कि हम लोग को जानकारी नहीं थी। अचानक घर से मेरी पत्नी का फ़ोन आता है कि जब इतनी पास में गए हैं, जब आप कन्याकुमारी घूमने गए हैं तो रामेश्वरम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बोर्ड में आया कि चलो रामेश्वरम चलते हैं, होके आते हैं। फिर हम लोगों ने मदुरई में होटल बुक किया था। पहले मदुरई का होटल कैंसिल किया और उसके बाद ओयो से एक होटल बुक करवाया यहाँ रामेश्वरम का। लेकिन बुक होने के बाद भी फिर कुछ शाम को शायद हम लोग को आना था या कुछ और भी भोलेनाथ की इच्छा थी। ओयो से फ़ोन आता है कि आप उस होटल को कैंसिल कर दीजिए, हम लोग किसी दूसरे होटल में आपको शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो चाहा है, जिस रूम को लिया है, हम लोग उसी होटल में रहेंगे, हम लोग दूसरे किसी होटल में नहीं जाएंगे। और इस तरह हम लोगों ने उस होटल को कैंसिल कर दिया। फिर एक पंचवर्ण नाम का होटल था, तो देखा, सर्च किया, वो मिला, उसकी साइट पे गए, वो अच्छा लगा। उसको बुक करने से पहले सोचा कि लो बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ सामान मिल रहा है, लोग बेच रहे हैं। अनानास है, खीरा है, आम है, गर्मी के फल यहाँ पर। हालांकि जनवरी का महीना है लेकिन फिर भी आम दिखेगा आपको बिकते हुए। बड़े बड़े आम हैं, दशहरी आम टाइप के हैं, लोग उसको खाते हैं। खैर, मैं आपको बता रहा था। तो मैं उसके बाद फिर हम लोगों ने होटल बुक किया पंचवर्ण। तो वहाँ जब बात किया उस दिए गए नंबर से, तो वहाँ पर स्थानीय पंडा जी थे। वो बोलने लगे, मैं रामेश्वरम जी का पंडा हूँ, आप आओ, मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से घुमा दूँगा। तो हम लोग दूसरे दिन जब कन्याकुमारी से मदुरई आए और मदुरई से ट्रेन से पहुँचे थे एक प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग को एक आदमी मिल गया। उसने कहा कि हम 150 रुपये लेंगे और आपको वो छोड़ देंगे। हमको पूरा 100 रुपये ले लेना। फिर उसके बाद वो पानी उतर जाएगा। इनकी बातें सुने, कम हो जाएगा। हम लोग जब आए थे पिछली बार तो बहुत कम पानी था, पूरा वहाँ तक चले गए थे, पीछे तक के। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के पानी पूरा इधर सेटअप में है। यहाँ पे आता है। यहाँ ये अप्रैल में जून में आई है। इधर पूरा पानी नहीं आता, पीछे जाना पानी पूरा मिट्टी में पूरा प्ले करना। जून में मैं आया था तो पूरा वहाँ पे नहाए, वहाँ पे खूब काफी देर तक रहे। इस बार तो खाली इतने घूम कर रहे हैं, सिर्फ इतने में। अभी पानी सीजन है,
अच्छा हाँ, पानी पूरा वो रोड तक आता है। अच्छा, यहाँ पर शाम को 6 बजे बाद कोई रोक नहीं सकता नहीं ना? नहीं, ये भी अभी पूरा 3 महीना के सेटअप है ये वाला। नहीं, शाम को 6 बजे के बाद बताते हैं हाँ, ना, अलाउड जैसे नहीं है। रात 5 में हो बजे जाता के वो है। आगे चेक पोस्ट है ऐसा क्यों? रामेश्वरम का। वही हॉन्टेड प्लेस है कुछ? खाने नहीं है इधर ही, बिल्कुल वो पावर इलेक्ट्रिसिटी इधर कुछ नहीं है, पूरा रात को टाइम है। साइक्लोन अगर नहीं, सुनने में आया था कि लोग तमाम लोग मर गए थे यहाँ जो पे। 1964 में हाँ, हुआ था। 64 में आ गई सुनामी। हाँ, सुना। हाँ। रेलवे स्टेशन पुराना हाँ, है वही है, इधर, वही है, वही है। इधर चर्च है। हाँ, 64 में वो 50 ईयर का पीछे वो पूरा खत्म हो गया, तो रात को टाइम में आता है काफी लोग, सुनामी। हाँ। ये बढ़िया सिटी है। 1964 का पहले वो धनुषकोडी बढ़िया सिटी। श्रीलंका रामेश्वरम शिप सर्विस हार्बर, जेटी चलती थी वहाँ पे। हाँ, बड़ा और काफी बहुत बड़ा हब था ये बिजनेस के पर्पज से। बिजनेस एरिया। बहुत- लेकिन अब वो 64 सुनामी में पूरा कादम है। नहीं, ये सुनने में आया ना कि यहाँ पर तमाम लोग गूगल में देखने के लिए पूरा आ रहा है। हाँ, अच्छा। लंका इस साइड में है इधर ही सीधा सीधा। 18 किलोमीटर। मुन्नार 18 किलोमीटर। हाँ, मन्नार मन्नार। मन्नार। इंडिया मैप देखने के लिए नीचे मिलेगा ना, वही है पॉइंट। मन्नार यालपाणम वो आगे। हाँ, कोलंबो कैपिटल। हाँ, कोलंबो कैपिटल है। मन्नार तो यालपाणम जाने के लिए ये बॉर्डर में है, वो ये पूरा तमिल आदमी में। हाँ, 50% आगे तमिल वाला है लंका में। हाँ, लंका में तमिल तो द्रविड़ सब है वहाँ पे। तमिलियंस है। 50% सिंगलम है, 50% तमिल है। लेकिन पासपोर्ट रखा होगा वहाँ पे। हाँ, अगर पासपोर्ट अगर कोई मछुआरा चला जाए या कोई गलती से फंस जाए। इधर शिप सर्विस मिलेगा ना, वो ये पासपोर्ट है। ये यहाँ पर बाइनोकुलर से दिखा रहे हैं कि आगे इंडिया का बॉर्डर है। हाँ, वही रेड फ्लैग जो लहरा रहा है वो। शिप में जाने के लिए आधा घंटा में आगे जाना है, बहुत नजदीक है लंका। अच्छा। हाँ, गाड़ी मछली पकड़ने वाला आधा घंटा में आगे जाएंगे। 13-14 किलोमीटर को मायने रखता, कुछ नहीं है। वो चिल्का वाला समझो। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि जो राम सेतु है वो नीचे है। हाँ, नीचे पानी का पानी अंदर नीचे है, हाँ। डेप्थ मतलब ज्यादा गहरा नहीं है। हाँ। है इधर भी है। हाँ। दिखता नहीं है। समुद्र पानी के नीचे छोटी ब्रिज है। वो विभीषण जी ने कहा था ना कि राम जी तोड़ दो, इसलिए धनुषकोडी नाम पड़ा। वो कोने से तोड़ दिया था। अच्छा, एक चीज हम लोग वीडियो में देखे हैं कई बार कि लोग पानी पे चला करते हैं पैदल। मतलब वो जो रास्ता इससे पुलिस बंद कर दी थी ना, जब पानी उतर जाता है तब लोग अंदर जाते हैं। 5 बजे के इधर भी पूरा पुलिस कंट्रोल में चलना। रात को टाइम में इधर भी स्टे करना नहीं करना। अच्छा, ऐसा क्यों? कभी कोई ऐसी कोई दुर्घटना घटी या कोई किसी का कोई बुरा? सरकार अलाउड करना है इधर भी पूरा। नहीं, जो हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा उसमें ये सुना ना कि यहाँ पे तमाम लोग मर गए इसलिए रहने वाला नहीं रहता है यहाँ पे। भूतिया इलाका है। तो आप लोग तो यहीं रहने वाले हो? हाँ, इधर तो कुछ सुना नहीं सुना कभी कोई रात में रह गया हो, कोई मर गया हो या किसी ऐसा कुछ हुआ नहीं? हुआ कभी? हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो ये खट्टे मीठे अनानास थे, मन कर रहा था खाने का। तो खैर हम लोगों ने अनानास ले लिया है और बहुत अच्छा लगा, एकदम रिफ्रेशमेंट मिल गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा स्वाद था इसका। हाँ, तो हम लोग जब वहाँ से मदुरई पहुँचे तो मदुरई से वो ठेले वाला मिल गया, सॉरी ऑटो रिक्शा वाला मिल गया और वो हम लोग को लाकर रोडवे छोड़ दिया। अनजान शहर था लेकिन वो भी एक प्रभु की इच्छा थी। हम लोग रामेश्वरम पहुँचे सुबह उसने 6 ही बजे हम लोग को बस से बिठा दिया। अनजान शहर, अनजान जगह, लेकिन फिर भी उसने तुरंत हम लोग को बस से बिठा दिया ला करके। करीब रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर था। वहाँ से फिर हम लोग रामेश्वरम लगभग 9:30 बजे पहुँच गए। ऑटो लिया, ऑटो से होटल पहुँचे। होटल पंचवर्ण होटल पहुँचे। जिस ऑटो वाले से बात किया, जिस पे हम लोग होटल आ रहे थे, उससे उन्होंने तय कर लिया कि तुम हमको साइट सीन दिखा देना। खैर उससे बात हो गई, उसने कहा हम 800-900 रुपये लेंगे, आपको पूरा साइट सीन दिखा देंगे। फिर हम लोग होटल पहुँचे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, नहाए धोए, खाए पिए। उसका फिर उसी होटल से रिक्शे वाले को फ़ोन किया, ऑटो वाले को, और वो हम लोग को लेकर गया। और उसने हमको आसपास के ये उसी धनुषकोडी लेकर के आया जहाँ पे आज आपको दिखा रहा हूँ। और भी तमाम साइट सीन, तमाम मंदिर थे, उसने दिखाया। फिर हम लोग शाम को करीब पहुँचे वापस होटल। तो पंडा जी नहीं आए हुए थे, उन्होंने काउंटर पे कहा कि पंडा जी जो है तो बता दीजिएगा। खैर जैसे ही पंडा जी आए
उन्होंने तुरंत हम लोग को बुलाया था कि आप लोग 5 मिनट तैयार हो जाओ और सामान एक जोड़ा सा कपड़ा रख लो और चलो। फिर हम लोग गए और उसके बाद सारे 22 कुंडों में अग्नि तीर्थम और 22 कुंडों में स्नान करने के पश्चात हम लोगों ने भोलेनाथ के ऐसे दिव्य दर्शन किए अकल्पनीय, जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। सबसे आगे मैं और मेरे मित्र खड़े थे और हम लोग का जल, हम लोग के द्वारा लाए हुए जल से, बेलपत्र से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। सचमुच जीवन धन्य हो गया ऐसी जगह पर आकर के। और ऐसा